अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ तलबा, मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर वाफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अजीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में मुख्तसर तरीन और मारूजी सवालात से मुतालिक जो सीरीज़ पिछले दिनों मैंने स्टार्ट की थी, आज ये उस सीरीज़ का छठा वीडियो है। आपकी किताब जो कि गुलिस्तान अदब है और आपके निसाब में शामिल जो सबक है रोशनाई, इस सबक से मुतालिक आज जितने भी मुख्तसर तरीन और मारूजी सवालात हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यकीनन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे हौसलों को बुलंद करता है। तो चलिए बगैर वक्त जाए कि शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि जो सबक रोशनाई है, इस सबक से मुतालिक कौन कौन से मारूजी और मुख्तसर तरीन सवालात हो सकते हैं एग्ज़ाम के एतबार से इंपॉर्टेंट, जो आपको याद करने हैं और आपको अपने जहन में रखने हैं, ताकि जब एग्ज़ाम में ये सवाल आपसे पूछे जाएं तो बड़ी आसानी से आप उनका जवाब दे सकें। वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सज्जाद ज़हीर साहब जो हैं वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इस सबक के मुसन्नफ़ सज्जाद ज़हीर हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सज्जाद ज़हीर साहब जो हैं वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे हैं और इस सबक में जो ये सबक है रोशनाई, ये सज्जाद ज़हीर साहब की किताब थी रोशनाई, उसी से इस सबक को माखूज़ किया गया और ये सबक जो है एक तरीके से एक याद निगारी के तौर पर आपके निशान में शामिल किया गया। और इसमें सज्जाद ज़हीर साहब ने 1937 में जो तरक्की पसंद मुस्निफिन का अजलास हुआ था अमृतसर में, उसका उन्होंने जिक्र किया इस चैप्टर में, और साथ ही साथ अल्लामा इकबाल से उनकी मुलाकात हुई थी, उसका भी उन्होंने जिक्र इस चैप्टर में किया है। तो एक तरीके से याद निगारी के तौर पर इस सबक को आपके निशान में शामिल किया गया। अब देख लेते हैं इस सबक से मुतालिक कौन कौन से मुख्तसर तरीन और मारूजी सवालात हैं जो आपको अपने जहन में रखने हैं, ताकि जब एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जाएँ या कोई भी इस सबक से मुतालिक सवाल आपसे पूछा जाए तो बड़ी आसानी से आप अपना जवाब दे सकें। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे ऊपर मैंने लिखा है यादें, तो ये याद निगारी के तौर पे ये सबक है। और जो सबक है रोशनाई, इसके मुसन्नफ़ कौन है? सज्जाद ज़हीर। हालांकि रोशनाई जो है सज्जाद ज़हीर साहब की किताब का नाम है। ठीक है, अब देखते हैं। सवाने में तरतीब व तसलसल पाया जाता है, जबकि यादों में तसलसल व तरतीब को कायम रखना ज़रूरी नहीं होता। अब यहाँ पर थोड़ा सा याद निगारी और सवाने हयात जो है इनमें डिफरेंस को बताया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सवाने हयात किसे कहते हैं असल में, और याद निगारी या यादें जो है इसकी डेफिनेशन किस तरीके से हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सवाने हयात जो होती है उसमें एक तरीके से तरतीब और तसलसल, यानी एक सिस्टमेटिक ढंग से इसे लिखा जाता है, एक क्रमानुसार इसे लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि बीच में से कोई भी किस्सा उठाया उसे शुरू में रख दिया और शुरू का किस्सा जो है वो आखिर में रख दिया। सवाने हयात में ऐसा नहीं होता। सवाने हयात में हर बात को तसलसल के साथ, तरतीब के साथ बयान किया जाता है, जबकि यादें जो हैं, जबकि याद निगारी जो है उसमें तसलसल और तरतीब को कायम रखना ज़रूरी नहीं होता। यानी किसी भी किस्से को, ज़िंदगी के किसी भी किस्से को बीच में से उठाकर आप उसे बयान कर सकते हैं। जो वाक़या आपके साथ पेश आया है वो मान लो आपको अच्छा लगा, ये यादगार कोई वाक़या है, तो उसे आप कहीं से भी उठाकर, ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में से उठाकर उसे बयान किया जा सकता है याद निगारी के तहत। जबकि सवाने हयात में ऐसा नहीं होता। सवाने हयात में हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक क्रम होता है, क्रमानुसार किसी बात को जो है बयान किया जाता है। ठीक है, तो ये एक अहम जो है फ़र्क है सवाने हयात और याद निगारी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सज्जाद ज़हीर की पैदाइश और इंतकाल कब और कहाँ हुआ? चूँकि हमारे जो रोशनाई सबक है इनके मुसन्नफ़ सज्जाद ज़हीर हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सज्जाद ज़हीर की पैदाइश जो है वो 1905 में और इनका इंतकाल हुआ था 1973 में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं। सज्जाद ज़हीर के वालिद का क्या नाम था? तो इसका जवाब होगा वज़ीर हसन, और आप लखनऊ के मारूफ कानूनदा थे। मारूफ मतलब काफ़ी जाने माने, प्रसिद्ध कह सकते हो आप। तो वज़ीर हसन इनके वालिद का नाम था और ये कानूनदा थे, कानून के जानने वाले थे। हुकूमत ने इन्हें सर के खिताब से नवाजा था और इन्हें उपाधि भी मिली थी सर की। ठीक है, तो ये इनके बारे में, इनके वालिद साहब के बारे में हो गए। आगे देखते हैं। बाहर की दुनिया में सज्जाद ज़हीर किस नाम से जाने गए, यानी सज्जाद ज़हीर को किस नाम से जाना जाता था? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बन्ने भाई। बन्ने भाई के नाम से सज्जाद ज़हीर को जाना जाता था। सज्जाद ज़हीर ने बैरिस्टर की तालीम कहाँ से हासिल की? तो इसका जवाब हो जाएगा इंग्लिस्तान से, यानी इंग्लैंड से। सज्जाद ज़हीर ने कौन से फ़लसफ़े का गहरा मुताला किया है? तो ये हो जाएगा, इसका जवाब होगा मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म जो है ये कार्ल मार्क्स की एक विचारधारा थी और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें क्या होता है कि इसमें एक तरीके से समाज का जो अमीर तबका है, गरीब तबका है, उनके दरमियान जो खाई बन चुकी है, इस खाई को ख़त्म करना असल इनका मकसद यही था। इन सभी को, समाज में जो अमीर गरीब हैं, सभी को बराबर का दर्जा मिले। एक तरीके से ये विचारधारा
जो है इस बिंदु पर काम करती है। तो ये इसका अहम मकसद था मार्क्सिज्म का, मार्क्सवाद का, और ये एक तरीके से कार्ल मार्क्स जो विचारक रहे हैं उनकी विचारधारा है, ये विचारधारा है। ठीक, तो इतना आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, किसके नज़रियात ने सजा ज़हीर की ज़िंदगी का रुख बदल दिया? तो जवाब होगा इसका कार्ल मार्क्स। जैसा कि अभी मैंने बताया, कार्ल मार्क्स की विचारधारा जो कि मार्क्सिज्म थी, इसके ये एक तरीके से हिमायती थे। ठीक है, और मार्क्सिज्म का मतलब यानी अमीर गरीब जो तबका है समाज का, उनके बीच में किसी तरह का फ़र्क नहीं होना चाहिए। समाज की यानी जो भी, जैसे जो भी मिल्कियत है हिंदुस्तान की, देश की जो भी मिल्कियत है, उस पर सभी का हक होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा अमीरों को हक ज़्यादा दे दिया जाए और गरीबों को ना दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मार्क्सिज्म जो था वो इस चीज़ की हिमायती करता था। ठीक है, अगला हमारा सवाल है, सजा ज़हीर ने अपनी अंजुमन का क्या नाम रखा? तो मैंने आपको बताया था सजा ज़हीर साहब जो है वो तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन से तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। तो इन्होंने अपनी जो अंजुमन थी उसका नाम रखा था तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन, और 1936 में इन्होंने इसे कायम किया था। ठीक है, सभी जानते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक जो है वो 1936 में उसका आगाज़ हो गया था। अगला सवाल हमारा, सजा ज़हीर ने इंग्लिस्तान में रहकर जो अफसाने लिखे थे उनका मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा अंगारे। ये जो अंगारे जो मजमुआ, अफसानवी मजमुआ था, इसमें 10 कहानियाँ लिखी गई थी। इनमें से 5 कहानी जो है वो सजा ज़हीर साहब की थी। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सजा ज़हीर ने इंग्लिस्तान में रहकर जो अफसाने लिखे थे उनका मजमुआ किस नाम से शाये हुआ, तो वो है अंगारे। ठीक है, इसमें 10 कहानियाँ शाये हुई थी। आगे देखते हैं, सजा ज़हीर का नावल लंदन की एक रात किस लिहाज से बहुत मारूफ है? तो जवाब हो जाएगा अपने मौजू और तकनीक के लिहाज से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और लंदन की एक रात जो है सजा ज़हीर का जो है एक मारूफ नावल था। ठीक है, आगे देखते हैं, जेल में रहने के दौरान सजा ज़हीर ने कौन सी किताबें लिखी थी? तो 2 किताबें लिखी थी, एक तो थी रोशनाई और दूसरी थी ज़िक्र हाफिज़। रोशनाई जो आपके निसाब में शामिल है सबक, उसी किताब से इस सबक को माखूज़ किया गया है। ठीक है, तो उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, एक तो रोशनाई और एक लिखी थी ज़िक्र हाफिज़। सजा ज़हीर 1948 में पाकिस्तान गए थे और 1955 में वापस हिंदुस्तान आ गए। तो ये उनके बारे में आपके चैप्टर में बताया गया। तो ये भी कुछ बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। कई बार जो है खालिस्तान बढ़ने से मुतालिक जो सवाल पूछे जाते हैं तो उनमें ऐसा पूछा जा सकता है। तो छोटी छोटी बातों को भी आपको अपने जहन में रखना है। अगला सवाल, सजा ज़हीर की किस किताब को नसरी नज़म का पहला मजमुआ कहा जाता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब हो जाएगा पिघला नीलम। पिघला नीलम यानी सजा ज़हीर की किस किताब को नसरी नज़म यानी जो नज़म नशर की शक्ल में लिखी जाए उसका पहला मजमुआ कहा जाता है? तो वो जवाब हो जाएगा पिघला नीलम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सजा ज़हीर ने जेल से जो खतूत अपनी बेगम रज़िया सजा ज़हीर के नाम लिखे थे वो किस उन्वान से शाये हुए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा नकूसे ज़िंदा। क्या? नकूसे ज़िंदा। अगला हमारा सवाल है, सजा ज़हीर ने कौन कौन से अखबारात के इदारत का काम अंजाम दिया था? तो जवाब हो जाएंगे कौन कौन से अखबारों में उन्होंने काम किया था, इदारत की थी उनकी। तो इनका जवाब है चिंगारी, भारत, कौमी जंग, अवामी दौर और हयात। ये कुछ अखबार थे जिनमें उन्होंने काम किया था। अगला हमारा सबक है, सबक रोशनाई के मुसन्नफ़ कौन है? सवाल है हमारा, सबक रोशनाई के मुसन्नफ़ कौन है? तो आप जानते हैं सबक रोशनाई के मुसन्नफ़ हैं सजाद ज़हीर, और सजाद ज़हीर की ये किताब भी है। ठीक है, रोशनाई लिखी थी और उन्होंने ज़िक्र हाफिज़, जेल में रहकर ये 2 किताबें उन्होंने लिखी थी। अगला हमारा सवाल है, सजा ज़हीर ने सबक रोशनाई में कौन सी बात बयान की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब हो जाएगा 1937 के पंजाब किसान कमेटी के सालाना अजलास अमृतसर का जिक्र उन्होंने किया है। 1937 में तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन और पंजाब किसान कमेटी का जो सालाना अजलास हुआ था, जलसा हुआ था अमृतसर के अंदर, उसका उन्होंने जिक्र इस चैप्टर में किया है। अगला हमारा सवाल है, पंजाब कमेटी के सालाना अजलास में सजा ज़हीर के साथ और किसको मदऊ किया गया था? मदऊ मतलब होता है इनवाइट किया गया था। तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर अशरफ को। ठीक है, अगला हमारा सवाल है, सजा ज़हीर ने पहली सूबाई कॉन्फ्रेंस में किस हैसियत से शिरकत की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा कुल हिंद जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से। ठीक है, कुल हिंद जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से उन्होंने इसमें शिरकत ली थी। अगला हमारा सवाल है, किसान कॉन्फ्रेंस अमृतसर में कहाँ हुई थी? तो जवाब हो जाएगा जलियांवाला बाग में, और इसमें तकरीबन 200 के करीब जो है किसान जो थे वो तरक्की पसंद जो मुसन्निफ़ीन थे वो इकट्ठे हुए थे। ठीक है, ये भी एक आंकड़ा दिया गया आपके सबक में, लगभग 200 थे वो। सजा ज़हीर और डॉक्टर अशरफ जब अमृतसर से लाहौर आए तो किसके मेहमान बने थे? तो इसका जवाब हो जाएगा मियाँ इफ्तिखारुद्दीन के। ठीक है, और इन्होंने ही इनको डॉक्टर अल्लामा इकबाल से मिलाया था।
अगला हमारा सवाल है, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ने डॉक्टर अशरफ और सज्जाद ज़हीर को किससे मिलवाया था? तो जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल से। अगला सवाल, सज्जाद ज़हीर और डॉक्टर अशरफ ने अल्लामा इकबाल से किस बात में बातचीत की, किस बारे में बातचीत की थी? तो जवाब हो जाएगा सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब ये होता है समाजवाद। समाजवाद का मतलब यानी समाज में सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाए, है ना, किसी सब जो देश की जो भी मिल्कियत है उस पर सभी का हक हो, और अमीर और गरीब, अमीर तबका और गरीब तबके के बीच में जो खाई है वो उस खाई को ख़त्म करना इनका जो है अहम मकसद था, और हिंदी में से बोलते हैं समाजवाद। ठीक है, इस्तराकियत भी बोलते हैं उर्दू में, इस्तराकियत का मतलब यही होता है समाजवाद। ठीक है, अगला हमारा सवाल है, इकबाल ने सज्जाद ज़हीर से अपनी किस दिलचस्पी का इजहार किया? तो जवाब हो जाएगा तरक्की पसंद तहरीक का, क्योंकि सज्जाद ज़हीर साहब थे वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। ठीक है, और तरक्की पसंद तहरीक का जो अहम मकसद यही था कि एक तरीके से सभी को, जो गरीब लोग जो हैं उनके मुद्दों को उठाना, मंजर आम पर लेके आना, लोगों के सामने लेके आना, यही उनका अहम मकसद था। अब इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी में मैंने यहाँ पर लिखे, क्या पता एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको जहन में ये बातें होनी चाहिए ताकि बड़ी आसानी से आप उनका जवाब दे सकें। एक लफ्ज़ है जरी। जरी का मतलब होता है बहादुर। ठीक है, लुकनत। लुकनत का मतलब होता है हकलाहट, स्टैमरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, यानी हकला कर जब कोई बोलता है तो उसे बोलते हैं लुकनत, हकलाहट। अस्त्राकियत। अस्त्राकियत का मतलब होता है समाजवाद या सोशलिज्म आप कहते हैं। शहादत। शहादत का मतलब होता है खुश नसीबी। ठीक है, और ताबंदा। ताबंदा का मतलब होता है रोशन। तो ये कुछ चुनिंदा मुश्किल अल्फाज थे जिनके मानी मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। तो ये था आज का इस वीडियो, और इस वीडियो में मैंने आपका जो सबक है रोशनाई, इस रोशनाई सबक से मुतालिक जितने भी अहम सवाल आते, मुख्तसर तरीन हो चाहे मारूजी सवाल तो बड़ी आसान ज़बान में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये सबक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। खुदा हाफिज़।